हेलो दोस्तों, मैं आपकी अनु मौर्य और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी का नाम है याक्षिणी का कहर। कहानी पूरी सुने, अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन जरूर लगाएं। आपका अनु की वाड़ी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज काम से आते वक्त दिलीप को लेट हो गया था। पत्नी का बार बार फ़ोन आ रहा था। वह उसको ना उठाते हुए ऑफिस से निकल जाता है, मगर सारे कर्मचारी जा चुके थे। वह अकेला ही बचा था। काम ज़्यादा होने की वजह से समय से नहीं निकल पाया और पत्नी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, तो इसलिए भी वह बार बार कॉल कर रही थी। दिलीप यातनापुर गांव में रहता था, जहां एक याक्षिणी का कहर और खौफ था। रात के समय गांव में कोई नहीं भटकता था। सबको पता था याक्षिणी आ जाएगी और वह मार डालेगी। आज दिलीप ना चाहते हुए भी लेट हो गया था। काम का प्रेशर इतना था कि वह समय ही नहीं देख पाया और निकलने में उसको लेट हो गया। उसने केवल याक्षिणी के बारे में चर्चाएं सुनी थी। उसने कभी उसको देखा नहीं था, इसलिए उसके बारे में अनुमान लगाना या अनुभव करना दूर दूर तक नहीं था। वह अपने घर जाने के लिए साइकिल से निकल गया था। रास्ते पर एक छोटी सी नदी थी, जिसमें घुटने तक पानी हुआ करता था। दिलीप को उस नदी से होते हुए जाना पड़ता था। आज भी वह तेजी से मोबाइल की टॉर्च खोलकर आगे बढ़ा जा रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि आज तो मेरी पत्नी मीना मुझे डांटों के पहाड़ों से दबा डालेगी और अपने शब्दों के बाढ़ से मुझे नहीं छोड़ेगी। और वह इसी कश्मकश में था। नदी में पानी घुटने तक था। इसकी वजह से वह साइकिल को थोड़ा सा उठाकर नदी पार करने लगा, मगर फिर से फ़ोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब मन ही मन में मतलब दिलीप सोचने लगा कि इसका फ़ोन नहीं उठाया ना, मुझे परेशान कर देगी। अब की बार उसने फ़ोन उठा लिया। तभी मीना उसे कहने लगी, तुम कहाँ हो और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें फ़ोन कर करके थक गई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। दिलीप उससे माफ़ी मांगता है। माफ़ कर दो मीना, एक्चुअली मैंने घड़ी ही नहीं देखी। मैं निकलने में लेट हो गया और जब सारे कर्मचारी जाने लगे तब मुझे लगा कि टाइम लगता हो गया है। सब जा चुके थे और मैं अकेला ही था। काम का इतना प्रेशर था ना, मैं घड़ी ध्यान से देख ही नहीं पाया और जब तक ध्यान दिया तो देखा कि इतना वक्त हो गया था और मैं वहाँ भी रुक नहीं सकता था, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तो मुझे मत डांटो प्लीज़, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तभी मीना ने कहा, अपना ध्यान रखना और याक्षिणी से दूर रहना और सीधा घर आना। दिलीप, याक्षिणी? उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं तो भूल ही गया था कि वह रात के टाइम में ही मिलती है। मीना उसे डांटती है और कहती है, याक्षिणी का नाम मत लो, उसका नाम लेने से वह आ जाती है। दिलीप हंसता है और कहता है, ओहो, तो आने दो ना, मैं भी तो देखूं याक्षिणी दिखती कैसी है। मीना फिर से कहती है, नाम मत लो और जल्दी से जल्दी घर पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है? दिलीप कहता है, ओके ओके ठीक है। फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तभी दूर एक औरत दिख रही होती है, जो एक पेड़ के पास खड़ी होती है। दिलीप मन ही मन सोचने लगता है कि ये औरत है कौन और इतनी रात को ये उस पेड़ के पास क्या कर रही है? क्या ये याक्षिणी तो नहीं? मन ही मन सोच रहा होता है और नदी पार कर लेता है। वह औरत दिलीप को बुलाती है, वह नहीं सुनता है। फिर वो औरत दिलीप का नाम लेकर बुलाती है। दिलीप मन में सोचता है, क्या ये मुझे जानती है? कौन है ये? और पलट जाता है। वह अपनी नज़र उस औरत पर से नहीं हटा पाता। इतनी खूबसूरत औरत उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसके गुलाबी ओठ, गोरा बदन, पतली कमर जो साड़ी में से चमक रही थी, बड़ी बड़ी आँखें, उसमें काजल लगा हुआ था। सच में कमाल थी वो। उसके ओठों से निकलने वाले शब्द कानों में मिश्री से घुल रहे थे। वह उसकी तरफ खींचा जा रहा था, जैसे वह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो।
वह उससे कहने लगी, दिलीप, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? मुझे तो ऐसे लगने लगा था जैसे मेरा सपना सच हो रहा हो। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और हम दोनों खो गए। उस औरत ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। उसका चेहरा परिवर्तित हो गया एक डायन में, जो बहुत ही डरावना था। उसके हाथ में बड़े बड़े नाखून निकल रहे थे, जिससे उसने मेरी छाती पर सीधा अटैक कर दिया। वह डायन दिलीप को खाने लगी थी। उसकी आंखें नोच कर खा गई थी और सुबह हो चली थी और पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। दिलीप की बॉडी नदी के किनारे पड़ी थी, जो एक जानवर की तरह नोच नोच कर बॉडी का एक एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे कोई जानवर उसको नोच नोच कर खा गया हो। मीना का हाल बहुत ही बुरा था। वह रो रो कर अधमरी हो चुकी थी। वह बस एक ही बात बोल रही थी, याक्षिनी ने मेरे पति को मार डाला, याक्षिनी ने मेरे पति को मार डाला। समय के साथ गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग इस गांव में आने से डरने लगे थे। एक दिन शहर से एक आदमी आया, जो काफ़ी हट्टा खट्टा नौजवान मर्द था। उसे गांव में होने वाली हत्याओं के बारे में जानने के लिए भेजा गया था। वह गांव में आने के लिए टैक्सी किया तो कोई गांव जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उस गांव का नाम लेते ही सब मना कर देते थे। जैसे तैसे एक टैक्सी वाला माना और वह आदमी, जिसका नाम कपिल था, वह टैक्सी के द्वारा गांव में पहुंच गया। मगर गांव के अंदर जाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया। बोला, आगे आपको खुद ही जाना पड़ेगा। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। कपिल करता भी क्या, कोई साधन भी नहीं दिख रहा था और गांव में एक भी व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रहा था। कपिल करता भी क्या, अंधेरी सड़कों पर अपना सामान लिए धीरे धीरे चल दिया। कुछ दूरी पर चलने पर उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई छम छम की आवाज़ आ रही हो, कोई आहट सी आवाज़ आ रही थी। वह कदमों की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक औरत, जो लाल कलर की साड़ी पहने हुए जंगलों की तरफ जा रही हो। उसके दिमाग में विचार आया, इस अंधेरी रात में जहाँ एक व्यक्ति नहीं भटक रहा, वहाँ यह औरत कर क्या रही है? वह उसको आवाज़ देने ही वाला था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा, वहीं के गांव के सरपंच महेश थे, जिसको वहाँ के दरोगा बाबू ने भेजा था। महेश ने कहा, कपिल, मैं महेश हूँ और मुझे दरोगा जी ने भेजा है तुम्हें घर सुरक्षित ले जाने के लिए। इसलिए महेश जी ने कपिल जी को अपने साथ सुरक्षित अपने घर ले चले। तभी गांव की लाइट चली गई थी। वह घर पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसकी महेश की जो बीवी होती है वो लालटेन लिए दरवाज़ा खोलती है। महेश कपिल से कहता है कि ये मेरी बीवी है। कपिल उसको नमस्कार करता है। उसकी बीवी कहती है, लाइट अक्सर चला जाया करती है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, ज़्यादा गर्मी लगे तो छत पे आ जाना, वहाँ पे सुबह तक ठंडी ठंडी हवा चलती है। कपिल उसे शुक्रिया कहता है और घर में सब चले जाते हैं और खाना वाना खा के कपिल जी को महेश ने उसका कमरा दिखाया और कहा, कैसे आना हुआ? कपिल ने कहा, देखो मुझे दरोगा जी ने भेजा है और यहाँ पर बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, तो इसका पता करने के लिए कि आखिर इतनी हत्याएं के पीछे किसकी साजिश है, और सभी इसको एक डायन का नाम दे रहे हैं, और यही जांच करने के लिए मैं आया हूँ, जो मुझे इसकी तह तक पहुँचने के लिए भेजा गया है। महेश ने कहा, वैसे तो मैंने डायन को देखा नहीं है, मगर मैं भी ये भी सुना है, जो देखा है वह कभी किसी और चीज़ को देख ही नहीं सका, क्योंकि वह डायन किसी को भी नहीं छोड़ती। जो उसका वो देख लेता है, इसलिए उसको चाहे आप सच समझो या अफवाह, जानने के चक्कर में कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठना। कपिल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे हल्के मत लीजिएगा, मुझे तांत्रिक विद्याओं का भी ज्ञान है। अगर वह एक डायन होगी तो वह मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि उसकी कलाओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। महेश कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, डायन से बचना सबकी बस की बात नहीं, अगर तुम बच सको तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कपिल कहता है, चलो ठीक है, काफ़ी रात हो गई है तो मैं सोने चलता हूँ। महेश अपने कमरे में चला जाता है। रात को कपिल सोता है और सोचता है कि लाइट पता नहीं कब आएगी, और गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि वह कभी भी इतनी गर्मी में नहीं सोया होता है और वह शहर से आया होता है तो वहाँ पे 24 घंटे लाइट होती है। तभी ख्याल उसे आता है कि महेश की वाइफ ने
छत पर सोने के लिए कहा था। वह सोचता है क्यों ना छत पे चला जाए। अपनी कथरी तकिया लिए घर वहाँ पर चल देता है और देखता है कि बगल में भी एक छत है जो बिल्कुल सटे हुए हैं। छत आपस में सटे हुए होते हैं और उसे बहुत प्यास भी लग रही होती है। और तो बगल वाले छत में उसे पानी की एक बोतल दिखती है। तो ना कुछ सोचता है ना समझता है, वो छत पे छलांग मार देता है और बोतल उठाने लगता है। जैसे ही वो बोतल उठाता है तो कोई उसे मारने लग जाता है। वो देखता है कि महेश की वाइफ उसे मार रही होती है और उस बोलती है चोर चोर चोर। और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा होता है, इसलिए कपिल चिल्लाता है और कहता है कि आप ही ने तो मुझे कहा था ऊपर आके सो जाना, और मुझे प्यास लगी थी तो मैं क्या करता, मैं पानी पीने आया था, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तभी लाइट आ जाती है और उसका चेहरा दिखता है और उसका नाम रजनी होता है। वह कपिल को देखकर चौंक जाती है और बोल पड़ती है, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। फिर वो बोलता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो, मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। रजनी बोलती है, झूठ मत बोलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ही ना हो मैं कहाँ रहती हूँ। तुम तो जमाने से मेरे दीवाने थे। कपिल कहता है, था, पर अब नहीं। अब तुम किसी और की हो चुकी हो। तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है, इसलिए ऐसे विचार मेरे लिए ना ही रखो तो अच्छा है। रजनी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ नहीं रह सकते और तुम यहाँ से चले जाओ इसी क्षण। कपिल कहता है, मुझे भी रुकने का कोई शौक़ नहीं है, मैं भी रुकना नहीं चाहता। कपिल गुस्से में अपना सामान उठा लेता है और घर से निकल जाता है। अंधेरी सड़कें जिस पर कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा, तभी दूर से एक व्यक्ति की चीखने की आवाज़ आती है। सभी लोग अपने अपने घरों से दौड़ने लग जाते हैं, आवाज़ की तरफ भागने लग जाते हैं। कपिल को भी इस बहुत ही दर्दनाक चीख का आभास हुआ था, तो वह भी लोगों की भीड़ में दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए वह उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही देखते हैं कि वो आदमी बुरी तरह से चीड़-फाड़ कर किसी ने बुरी तरीके से फेंक दिया हो। उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया, उसे पहचानना भी मुश्किल था कि वह कौन है। कपिल को इस तरह की हत्या को देखकर बहुत ही हैरानी होती है। इतनी हैवानियत, ये कौन है जो मार रहा है? सभी के मुख में बस एक ही बात होती है, इसको याक्षिणी ने मारा होगा। अब कपिल के दिमाग में उस याक्षिणी से मिलने की कामना बढ़ गई थी। वह जानना चाहता था ये याक्षिणी है कौन और ये आदमियों को इस कदर क्यों मार रही है, बेरहमियों की तरह छिनछिना डाल रही है। कपिल वैसे तो जाने वाला होता है, मगर वो अपना फैसला बदल लेता है और वापस महेश के घर जा पहुंचता है और कहता है, जब तक उस याक्षिणी को पकड़ नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और ये याक्षिणी है कौन, कहाँ रहती है और ये हत्याएं क्यों करी, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। महेश कहता है, तुम्हें जाने के लिए कौन कहा था? कपिल कुछ नहीं बोलता और कहता है कि कुछ नहीं, सुबह हो चुकी थी, इसलिए वह गांव की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि वह याक्षिणी कहाँ रहती है और वह रात को ही लोगों को क्यों दिखती है। उसे गांव से कुछ पता नहीं चलता। अब वह रात का इंतज़ार करने लग जाता है। रात होते ही कपिल गांव में निकल जाता है, जहां पर दूर दूर तक बस अंधेरा पसरा हुआ है और एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा। याक्षिणी की वजह से वहां पर दहशत का माहौल बना था, जिस कारण से कोई नहीं वहां पर भटकता था। कपिल को याक्षिणी का पता करने के लिए इस अंधेरी रात में कुछ तैयारी के साथ निकलना पड़ा। उसे लगा अगर ये याक्षिणी हुई तो उससे बचने के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी, और अगर कोई और हुआ तो भी। इसलिए उसने याक्षिणी को काबू करने के लिए मंत्रों की एक बुक अपने साथ रखी और उसकी तलाश में वह जंगलों में चलने लगा। रात को चलते चलते वह एक पेड़ के पास जा पहुंचा और वहीं पर बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद उसे एक महिला दिखाई दी जो उसी की तरफ आ रही थी। कपिल उसे ध्यान से देखने लगा। वो बहुत ही सुंदर थी। वह समझ गया था कि ये यही है वह पहले से सचेत था, इसलिए उसकी खूबसूरती का असर उस पर नहीं पड़ा। वह थोड़ा मदहोश हो रहा था। अगर उसने अपने आप को कंट्रोल रखा। वह महिला काफ़ी खूबसूरत थी, जिसकी एक झलक देखने से ही इंसान पागल हो जाए।
उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था, मगर उसने याक्षिणी के होने वाले कारनामों से वाकिफ था। इसलिए उसने याक्षिणी के पहुंचने से पहले ही अपनी मंत्रों की बुक उठा ली थी। उसके करीब आने से पहले ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे याक्षिणी करीब आ रही थी, उच्चारण उतना ही ज़्यादा ही उसके कानों में गूंज रहा था। वह झटपटाने लगी और उससे कहने लगी, तुम शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम मंत्र मत बोलो। मगर वह मंत्रों का उच्चारण लगातार करता ही जा रहा था। याक्षिणी मंत्रों का उच्चारण से उसका बुरा हाल हो रहा था। वह तड़पने लगी और एक वृद्ध अवस्था में आ चुकी थी, जो बहुत ही बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर घिन आ रही हो। मंत्रों का उच्चारण उसने लगातार जारी रखा और धीरे धीरे याक्षिणी धुआं बनने लग गई और वह यह कह रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस जरूर आऊँगी और तुझसे मैं बदला जरूर लूँगी। इस तरीके से याक्षिणी को उसने भगा दिया और वह गांव याक्षिणी के कहर से आज़ाद हो गया। ये कहानी यहीं तक थी। धन्यवाद। आपको ये कहानी जैसे भी लगे कमेंट जरूर